बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से ये ऑनलाइन लेक्चर्स अज़ीज़ तुलबा व तालिबात आपकी तालीम और तरबियत के लिए आप तक प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मैं हूँ प्रोफेसर राजा वाजिद अली। आप जिनसे स्टैटिस्टिक्स यानी शुमारियात पढ़ते हैं, क्लास हमारी फ़र्स्ट ईयर है। हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम इंडेक्स नंबर है और आज का लेक्चर है 78। हमने लास्ट लेक्चर में एग्रीगेट इंडेक्स नंबर का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था और हमने नया टॉपिक शुरू किया था सिंपल एवरेज रिलेटिव्स मेथड बाय यूजिंग मीन मीडियन। बस ये दोनों एवरेज मालूम करनी थी। अब हम एवरेज कैसे मालूम करें? अगर आपको लास्ट लेक्चर याद हो तो लास्ट लेक्चर में हमने जो टेबल बनाया था, क्या वो टेबल आपकी नोटबुक में बना हुआ है? अगर नहीं बना हुआ तो बहुत अफसोस की बात है, और अगर बना हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। जल्दी से तलाश करें कि जो लास्ट लेक्चर में हमने एक टेबल बनाया था जिसका नाम हमने प्राइस रिलेटिव्स रखा था। कुछ लम्हे आपके तरबियत के लिए लूँगा। आप अपने हर काम का आगाज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से किया करें। इवन कि सबसे ज़रूरी काम ये है कि जब आप खाना खाएं, जब आप पानी पिएं, और अगर मैं मोहब्बत में आके आपसे ये कहूँ कि आप खाना खाते वक़्त हर लुक़मे पे बिस्मिल्लाह पढ़ा करें। हर लुक़मे पे बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करें। इससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? इससे आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि आप ज़िंदगी में कभी बीमार नहीं होंगे। पहला फ़ायदा, आपकी ज़िंदगी में कभी आप बीमार नहीं होंगे। अगर आप पानी के हर घूंट के साथ कोल्ड ड्रिंक पिएं, कुछ भी पिएं, अल्लाह ताला रहम फरमाए। सिर्फ़ हलाल चीज़ों की बात कर रहा हूँ। तो हलाल चीज़ों में आप कुछ भी पिएं और कुछ भी खाएं, हर लुक़मे पे, हर घूंट पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा करें। इससे क्या होगा? इससे नंबर वन आप ज़िंदगी में कभी बीमार नहीं होंगे, और नंबर 2 आपकी ज़िंदगी लंबी हो जाएगी। यही 2 काम तो हमें चाहिए कि ज़िंदगी में हम बीमार ना हो और हमारी ज़िंदगी लंबी हो जाए। ये दोनों काम सिर्फ़ तब होंगे जब आप किसी भी चीज़ को मुंह में डालने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने से जो रिज़्क़, जो दाना आपके मुंह में जाएगा, आपके पेट में जाएगा, उससे तमाम के तमाम फ़ायदे आपको मिलेंगे, और उसके जो नुकसानात होंगे वो आपके हाथों से ही बाहर निकल जाएंगे, वो बाहर रह जाएंगे। जब आपके अंदर जाने वाला रिज़्क़ बिस्मिल्लाह के साथ जाएगा, उसकी तमाम की तमाम खूबियाँ आपको मिलेंगी और उसकी तमाम के तमाम नुकसानात रब ताला आपके मुंह में जाने से पहले ही ख़त्म कर देगा।
आप ज़रा सोचे तो सही कि आपके रब ने एक लुकमा आपके पेट तक जाने से पहले 7 टेस्ट पास करेगा तो वहाँ पहुँचेगा, अदरवाइज़ जा ही नहीं सकता। जब आपने खाने के लिए किसी चीज़ को हाथ में उठाया और फ़ौरन पता चला कि इंतहाई ज़्यादा, बहुत ज़्यादा गर्म है, हाथ का टेस्ट, आपकी फिंगर्स का टेस्ट हुआ कि ये इतना गर्म है कि मुंह में बर्दाश्त नहीं हो सकता, आपके मुंह में वो नहीं जाएगा, हाथ से ही आपके वापस। ये अल्लाह का पहला टेस्ट है आपके एक लुकमे के लिए, हर लुकमे के लिए ये टेस्ट है। अगर कोई चीज़ गर्म होगी तो वो वहीं पे रह जाएगी, आपके हाथ से मुंह तक पहुंचेगी नहीं। बिल्कुल इसी तरीके से जब आप उसको अपने मुंह की तरफ लेके जा रहे हैं तो अल्लाह पाक ने आपको 2 आंखें दी हैं, आप उसको देख सकते हैं, ये साफ़ है, ये पाक है, ये तैयब है, ये जिसको मैं खाने लगा हूँ इसमें कोई गंदगी तो नहीं है। इन आँखों के टेस्ट से गुजारा। जब हाथ और आँखों के टेस्ट ने पास कर लिया तो जैसे ही लबों के पास पहुंचा तो वहाँ पे नाक रख दिया हमारे रब ने कि उसको उसकी स्मेल महसूस कर देगी। अगर उसकी स्मेल ख़राब हुई तो वो मुंह से लबों के पास पहुंचा हुआ जैसे ही स्मेल आई तो वहीं से वापस। ये तो हमारे रब ने एक लुकमे के लिए टेस्ट रखा, हाथ का, आँख का, नाक का। जब आपने उसको मुंह में डाला तो उसी लुकमे का टेस्ट ज़बान ने चेक किया। अगर ज़बान उस टेस्ट को पास करेगी तो आगे चलेगा, अदरवाइज़ नहीं जा सकता। अगर वो कड़वा हुआ, अगर वो बहुत ज़्यादा कड़वा हुआ, उसमें बहुत ज़्यादा मिर्ची हुई, बहुत ज़्यादा ही, तो वो मुंह से बाहर। इस ज़बान के टेस्ट के फ़ौरन बाद इन 32 दांतों का टेस्ट शुरू होता है कि उसको चबा के देखता है कि क्या ये मेरे गले से नीचे उतर सकता है। उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करके वो रिज़्क अल्लाह पाक आपके पेट तक लेके जाता है। और फिर जब दांतों के टेस्ट से पास हुआ, कोई चीज़ सख्त हुई तो वो वहीं से बाहर आ जाती है। जब ये सारे टेस्ट पास करके आपके गले से नीचे उतरने के लिए जो साइज़ रखा गया है, अगर उस साइज़ से ज़्यादा कोई चीज़ बड़ी उस गले से नीचे उतर ही नहीं सकती। उस गले का टेस्ट पास करके जब आपके पेट में पहुंचा और मैदे ने टेस्ट किया, अगर वो चीज़ ख़राब हुई फूड पॉइजनिंग के ज़रिए, वो वापस वहाँ से आपको बाहर ले आएगा। ऐसा तो रब है, तो क्या आप हर लुकमे के साथ इतने टेस्ट अल्लाह पाक पास करवा के वो रिज़्क आपके पेट तक पहुंचा रहा है, तो मैं क्या मोहब्बत में ये ना कहूँ कि अगर आप हर लुकमे में, हर घूंट पर बिस्मिल्लाह पढ़ा करें, बिस्मिल्लाह पढ़ा करें, और इसकी 2 खूबियाँ आपको मिलेंगी, इसके 2 फैज़ मिलेंगे। एक, ज़िंदगी में कभी बीमार नहीं होंगे, और दूसरा, ज़िंदगी लंबी हो जाएगी। जब बीमार नहीं होंगे तो ज़िंदगी लंबी हो जाएगी। बहुत शुक्रिया, मैंने थोड़ा सा वक्त आपका ज़्यादा ले लिया, लेकिन ये तरबियती अल्फाज अगर अल्लाह करे मेरे बच्चों के दिलों में उतर जाएं, और इन बातों को याद रखते हुए, क्योंकि जब से हमने तरबियत को छोड़कर मैनर्स सीखना शुरू किए हैं तो हमारा बेड़ा गर्क हो गया है। अब हम थोड़ी सी कोशिश करें कि मैनर्स छोड़ दें और तरबियत ही वापस ले लें, और उससे हमें बहुत कामयाबियाँ मिलेंगी। बहुत शुक्रिया। अब मैं ये सारा लेक्चर्स देने के बाद आपसे ये फिर पूछूंगा कि वो जो लास्ट टेबल बना था, वो टेबल आपके पास होना चाहिए कि वो कैसे बना था, क्योंकि मैं वो जो वैल्यूज़ थी मैं अब सिर्फ वो लिख के आगे क्वेश्चंस को चलाऊँगा। हमारा है क्वेश्चन नंबर 5.6। क्वेश्चन नंबर 5.6 उसका सेकंड पार्ट में उसने सिंपल ईयर्स दिए हुए हैं। ईयर्स क्या दिए हुए हैं? 1962, 1963, 1964, 1965। अच्छा जी, यहाँ पे FIRE फायर वुड गिवन था, उसकी वैल्यू आपको याद होगी
3.25 थी। 3.25 को हमने क्या किया था, 3.25 पे डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 किया था, तो यहाँ पे 100 आ गया था। फिर 1963 की वैल्यू, 1963 की वैल्यू थी 3.44। 3.44 को हमने क्या किया, 3.25 पे डिवाइड किया और मल्टीप्लाई बाय 100 करने पे हमारे पास जो आंसर आया था मैं वो लिख रहा हूँ, 105.84, 107.69 और 115.38। 1965 के सामने आपको जो क्वेश्चन में वैल्यू गिवन थी वो थी 3.75। अब 3.75 को हमने डिवाइड किया था 3.25 पे और मल्टीप्लाई बाय 100 करने से हमारे पास ये आंसर आ चुका था। ये लास्ट लेक्चर में हमने लिख लिया था। यहाँ पे मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ लिख रहा हूँ। इसके बाद है हमारे पास सॉफ्ट कॉक। यहाँ पे सॉफ्ट कॉक की जो पहली वैल्यू थी 1962 की, वो 2.50 थी। हमने क्या किया था, हमने किया था 2.50 को 2.50 पे डिवाइड और मल्टीप्लाई बाय 100। हमारे पास आंसर आ गया था 100। जो नेक्स्ट वैल्यू थी वो हमारे पास 112 और फिर 80 और फिर 100 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है केरोसिन ऑयल। इसकी पहली वैल्यू आपको याद है, बल्कि बुक में से देख लें, 0.2। हमने 0.2 को 0.2 पे डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 किया था। 1963 की 0.22, उसको किस पे डिवाइड किया था, उसको भी 0.2 पे, 0.25 को भी 0.2 पे और लास्ट में भी 0.25 है, उसको डिवाइड किया और मल्टीप्लाई बाय 100 करने से पहली वैल्यू 100 आ गई थी, दूसरी वैल्यू 110, तीसरी 125 और चौथी भी 125। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है ए, यहाँ पे 0.06, उसको किस पे डिवाइड करना है, 0.06 पर और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें। इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास 100, 100 और 100 ये आ गया। अब इसके बाद अगर क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में उसने पूछा कि सिंपल एवरेज मालूम करें, सिंपल एवरेज रिलेटिव मेथड यूजिंग मीन। अब आपने यहाँ पे मीन मालूम करना है और मीडियन मालूम करना है। मीन कैसे मालूम करेंगे, जितनी वैल्यूज़ हैं उनका टोटल कर लें। 1962 ईयर वाइज, ऐसे ना हो कि आप फायरवुड की टोटल कर लें। 1962 जो पहला साल था उसका टोटल करेंगे। टोटल ये हमारे पास 400, क्योंकि 100, 2, 3, 4 इनको प्लस करने से 400 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जनाब, ये 100 प्लस 110 प्लस 112 और प्लस 105.84, इन्हें जब हमने प्लस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 427.84। नेक्स्ट 1964 की सारी वैल्यूज़ को प्लस किया तो 412.69 और 440.38, ये टोटल आ गया। टोटल जब आ जाए तो उसको मीन मालूम करने के लिए क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। कितनी वैल्यूज़ का टोटल है, 4 वैल्यूज़ का टोटल है, तो हम 4 पे तकसीम कर देते हैं। तकसीम मतलब डिवाइड करते हैं। 400 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो मीन आ जाएगा। मीन यहाँ पे 400 डिवाइडिंग बाय 4 इज इक्वल टू 100। यहाँ पे 427.84 डिवाइडिंग बाय 4, 412.69 डिवाइडिंग बाय 4, 440.38 डिवाइडिंग बाय 4। अच्छा 4 पे क्यों डिवाइड कर रहे हैं, पता नहीं क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 वैल्यूज़ हैं, 4 वैल्यूज़ का सम किया है, लिहाजा 4 वैल्यूज़ का सम करने से 4 पे तकसीम करेंगे तो मीन आएगा। मीन जनाब, पहली वैल्यू का मीन तो 100 आ गया, दूसरी वैल्यू का मीन कितना है 106.96, 103.17, 110.09, ये हमारे पास मीन आ गया। अब बहुत अहम काम मीडियन मालूम करना है। मीडियन कैसे मालूम करेंगे, मीडियन मालूम करने के लिए अरेंज द
data according to ascending order. The middlemost value is called median. यहां पे देखें 100, ये भी 100, ये भी 100, ये भी 100, सारी वैल्यूज इक्वल हैं। दरमियान वाली दो वैल्यूज को जमा करके 2 पे डिवाइड कर लें, क्योंकि 4 वैल्यूज हैं। अगर 4 वैल्यूज हों तो अरेंज करें, दरमियान वाली दोनों वैल्यूज को जमा करके 2 पे डिवाइड कर लें। 100 प्लस 100 200, 200 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 100। ये हमारे पास मीडियन। अब हमने इन 4 वैल्यूज का मीडियन मालूम करना है। सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है? 1, 105 सबसे छोटी वैल्यू है। इसके बाद नहीं, 100 सबसे छोटी वैल्यू है 1, ये सेकंड नंबर पे है 2, फिर ये तीसरे नंबर पे है और ये चौथे नंबर पे है। जब हमने अरेंज किया, सबसे नंबर 1 पे 100 आ गई, नंबर 2 पे 105, 112, नंबर 3 पे 110 और नंबर 4 पे 112। दरमियान वाली दो वैल्यूज़ कौन सी हैं? वैल्यू नंबर 2 और वैल्यू नंबर 3। वैल्यू नंबर 2 और वैल्यू नंबर 3, इनको जमा करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो मीडियन आ जाएगा इन 4 वैल्यूज़ का। कैसे? 110 जमा 105.84 डिवाइडिंग बाय 2, तो आपके पास मीडियन की वैल्यू आ गई, और मीडियन की वैल्यू है 107, 107.92। अच्छा जी, इनमें मीडियन कैसे मालूम करेंगे? इन 4 वैल्यूज़ में सबसे छोटी वैल्यू 1, इससे बड़ी 2, इससे बड़ी 3, इससे बड़ी 4। अब आपके पास 4 वैल्यूज़ हैं। पहली वैल्यू है 80, दूसरी वैल्यू है 100, तीसरी वैल्यू है 107, चौथी वैल्यू है 125। जब 4 वैल्यूज़ हैं तो दरमियान वाली दो वैल्यूज़ का टोटल करके मल्टीप्लाई बाय 100 करें। दरमियान वाली दो वैल्यूज़ कौन सी हैं? वैल्यू नंबर 2 और वैल्यू नंबर 3। वैल्यू नंबर 2 बता सकते हैं क्या है आपके पास? 100 प्लस वैल्यू नंबर 3 107.69 डिवाइडिंग बाय 2। आंसर क्या आया आपके पास? 103.84। अब हमारे पास लास्ट कॉलम या लास्ट रो बची, इनका मीडियन मालूम करना है। इसमें सबसे छोटी वैल्यू 100, तो वो इसको 1 कह लें, इसको 2 कह लें, या इससे 1 इसे 2, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इससे बड़ी वैल्यू 115, ये 2, और फिर ये 1 2, इससे बड़ी वैल्यू ये 3 है, और ये वैल्यू नंबर 4 है। अब वैल्यू नंबर 2 और वैल्यू नंबर 3 इन्हें प्लस कर ले। वैल्यू नंबर 2 क्या है आपके पास? 100 प्लस वैल्यू नंबर 3 115.38 डिवाइडिंग बाय 2, तो आंसर आपके पास आ गया 107.69। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5.6 का बी पार्ट। सी पार्ट बिल्कुल इसी तरह का सवाल है। क्या कहता है? कहता है गिवन एवरेज एनुअल प्राइस ऑफ द नंबर ऑफ कमोडिटीज फॉर द ईयर 1930 to 1934, कंस्ट्रक्ट द प्राइस इंडेक्स नंबर बाय टेकिंग 1930 एज अ बेस। जब लफ्ज़ एवरेज, मैंने पहले बताया था लफ्ज़ एग्रीगेट, जब लफ्ज़ एग्रीगेट आएगा तो वो टॉपिक होगा एग्रीगेट का। जब लफ्ज़ आएगा चेन इंडाइसेस, तो हम हर वैल्यू को प्रीवियस पे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। जब फिक्स बेस होगी तो फिक्स बेस पे डिवाइड करेंगे। और जब लफ्ज़ एवरेज आएगा तो एवरेज में आपने
अर्थमेटिक मीन को मालूम करना है या फिर मीडियन को या फिर ज्योमेट्रिक मीन को। अगर इन तीनों में से कोई मेंशन किया हुआ है तो वो फाइंड कर लें, और अगर कोई मेंशन नहीं किया हुआ तो आप सबसे इजी जो है मीन मालूम कर लें। सबका टोटल करके, जैसे यहाँ पे हमने मीन मालूम किया है, ऐसे कर लें। अब इस क्वेश्चन में सिर्फ एवरेज का लफ्ज़ है, ना मीन, ना मीडियन, ना ज्योमेट्रिक मीन, लिहाजा हम मीन मालूम करते हैं इसके सी पार्ट की तरफ चलते हुए। जी जनाब, सी पार्ट में हमारे पास ईयर्स हैं 1930 से 34 तक। ईयर्स 1930, 1931, 1932, 1933 और 1934। ज़रा स्पेस दे के लिखेंगे ताकि हमारे पास जगह बची रहे जो हम सॉल्व करके उसी ब्लॉक में लिख सकें। हमारे पास सबसे पहले वीट, इसके बाद राइस, कॉटन और घी। जी, वैल्यूज़ क्या हैं? वैल्यूज़ आपके पास हैं जनाब 2, 3, 5, 6, 8। बिल्कुल इसी तरह राइस की वैल्यूज़ हैं 5, 6, 10, 8, 9। यहाँ पे कॉटन की वैल्यूज़ हैं 20, 22, 25, 30 और 30। इसी तरह 40, 45, 50, 60 एंड 70। बस ये वैल्यूज़ दी हुई हैं। एवरेज मालूम करने के लिए प्राइस रिलेटिव्स मालूम करने हैं। अब यहाँ पे इसके प्राइस रिलेटिव्स कैसे मालूम करते हैं अजीज़ बच्चों? जो फिक्स बेस होती है उस पे तमाम वैल्यूज़ को डिवाइड कर देते हैं। क्या इस क्वेश्चन में उसने बेस ईयर दिया 1930 एज अ बेस? तो वीट की तमाम वैल्यूज़ के लिए बेस क्या है? 1930 की प्राइस, इट्स मीन 2। तो 2 पे डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। हम इसको डिवाइड बाय 2 करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। इसको 2 पे डिवाइड और मल्टीप्लाई बाय 100। इसको 2 पे डिवाइड और मल्टीप्लाई बाय 100। इसको भी 2 पे डिवाइड और मल्टीप्लाई बाय 100। इसको भी 2 पे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरह इसको 5 पे डिवाइड करेंगे। 1930 राइस की 5 इज़ द बेस, तो यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे 5 पे और मल्टीप्लाई बाय 100। इसको भी डिवाइड 5 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको भी 5 पे डिवाइड और मल्टीप्लाई बाय 100 और 5 पे डिवाइड और मल्टीप्लाई बाय। कॉटन की 1930 की वैल्यू 20 है, इसलिए हम इसे 20 पे डिवाइड और मल्टीप्लाई बाय 100, 20 पे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। घी, इसकी वैल्यू 1930 की 40 है, 40 पे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू
सिर्फ हिम्मत करने की देर है, काम सारे हो जाते हैं। अब ये देखें, ये काम भी तो आपके सामने हो रहा है। अब हम देखते हैं कि इनके आंसर क्या आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5.6 है और उसका सी पार्ट है। वेरी गुड। इसका तो हमारे पास 100 आ गया, इसका भी 100, इसका भी 100 और इसका भी 100। 1931 की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे 150 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास आंसर जो है 150 वीट। फिर हमारे पास यहाँ पे 250 आ गया, 250 के बाद यहाँ पे 300 आ गया और यहाँ पे 400। राइस की बात करें तो 100, 120, फिर हम लिखेंगे 200, फिर इसका आंसर 160 और इसका आंसर 180। कॉटन में बात करते हैं तो पहला तो 100 है, फिर 110 है, 110 के बाद 125 है, 150 है और ये भी 150 है। लास्ट में घी है और उसका टोटल है 11, 2.5, 125, 150 और 175। ये जो मैंने बड़े बोल्ड करके लिखे हैं रेड कलर में, ये हमारे पास प्राइस रिलेटिव्स हैं। अब प्राइस रिलेटिव्स का क्या करेंगे? अगर वो मीन पूछता है तो इनको जमा करके 4 पे डिवाइड कर देंगे। अगर मीडियन पूछता है तो अरेंज करके मिडिल वैल्यूज़ को प्लस उसकी एवरेज हमारे पास मीडियन होगी। और अगर ज्योमेट्रिक मीन पूछता है तो ज्योमेट्रिक मीन में हम क्या करेंगे कि इन सब का प्रोडक्ट करेंगे, उसकी पावर 1/4 ले लेंगे। अभी हमने क्या करना है, क्योंकि उसने कुछ भी नहीं कहा हुआ, तो हम यहाँ पे टोटल कर लेते हैं, टोटल। और टोटल के बाद एवरेज जो है वो हम कौन सी निकाल लेते हैं? मीन। हमारे पास एवरेज जो है वो मीन आ जाएगी। एवरेज हमारे पास मीन, टोटल क्या है हमारे पास? इसका टोटल 400 आ गया, इसका टोटल आ गया 492.5, इसका टोटल 700, 760 और 905, ये टोटल आ गया। अब यहाँ पर हम 400 डिवाइडिंग बाय 4, क्योंकि 1, 2, 3, 4 वैल्यूज़ का टोटल किया है, यहाँ पे हम लिखेंगे 492.5 डिवाइडिंग बाय 4, 700 डिवाइडिंग बाय 4। अच्छा ठीक है, यहाँ पे 2 और 2, 4, 5, 6, 700, ठीक होगी बात। मैं समझा इतनी बड़ी वैल्यू कैसे आ गई। यहाँ पे 760/4 और 905/4। अब आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे पहला तो आंसर है 100 आ गया, दूसरा 123.125, तीसरा 175, 190 और 226.25। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। वो भी बिल्कुल इसी तरह का है, लेकिन उसमें मेंशन किया हुआ है पहले अर्थमेटिक मीन निकालें, वो बिल्कुल इसी तरह निकालें और उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन मालूम करें। कहीं चेन का लफ्ज़ तो नहीं लिखा हुआ। द फॉलोइंग टेबल गिव द एवरेज, बस एवरेज होलसेल प्राइस ऑफ द रुपीज़ पर यूनिट ऑफ द गोल्ड, व्हीट एंड कॉटन ड्यूरिंग द 1912 to 17। कंस्ट्रक्ट द index number with 1912 as a base by using arithmetic mean और geometric mean। यहाँ तक हमारा एक टॉपिक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 का A, B और C पार्ट हमारा दूसरा टॉपिक है, जिसमें चेन इंडाइजेस है, और फिर इंशाल्लाह हम लेस्पियर, पाशियस और फिशर तक पहुँच जाएंगे। जनाब, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। उसमें 2 बातें पूछी हुई हैं। नंबर 1 अर्थमेटिक मीन, बिल्कुल इसी तरह करना है, और नंबर 2 ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला अभी कुछ देर पहले मैंने ज़िक्र किया कि आपके पास 4 वैल्यूज़ हैं, उन चारों का क्या करेंगे आप? उन चारों का प्रोडक्ट कर लें, यानी मल्टीप्लाई, और उसके बाद उसका जो आंसर होगा उसे आप किस पे डिवाइड करेंगे?
उस सॉरी डिवाइड नहीं करना उसे, उसकी पावर 1/4 ले लें। 3 वैल्यूज़ होंगी, तीनों वैल्यूज़ का प्रोडक्ट करें और फिर उसके बाद उसकी पावर 1/3 ले लें। 5 वैल्यूज़ हैं तो फिर 1/5 ले लेंगे। हमारे पास 4 वैल्यूज़ हैं जनाब। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, नंबर 1 पार्ट एवरेज अर्थमेटिक मीन एंड नंबर 2 पार्ट ज्योमेट्रिक मीन। ईयर्स क्या हैं? ईयर्स 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917। गोल्ड गोल्ड के बाद वीट, फिर कॉटन, तीन वैल्यूज़ हैं जी। 1912 में या फिर हम देखते हैं गोल्ड की वैल्यूज़ को 25.3, क्या लिखें यहाँ पे 25.3 गोल्ड की दूसरी वैल्यू है, यहाँ पे लिखते हैं 30.8, 33.4, 35.5, आगे चलते हैं 35.3 और 36। एक एक लाइन छोड़ के लिखेंगे तो आपके ऑटोमेटिक इतने ही इसी तरह ब्लॉक्स बन जाएंगे जो जिनमें हम अपना काम कंप्लीट कर सकेंगे। अच्छा जी, वीट की वैल्यूज़ हम लिखें, वो है 17.3, 14.5, 14.9, 15.7, 17.1, 11.6 और लास्ट में कॉटन की वैल्यूज़ हैं और वो है 7.8, 5.4, 6.7, 5.6, 7.2 और 10.2। जब भी एवरेज की बात आएगी तो पहले प्राइस रिलेटिव्स मालूम करेंगे। प्राइस रिलेटिव्स कैसे मालूम करते हैं? प्राइस रिलेटिव्स जिसको वो बेस ईयर कहता है, यहाँ पे बेस ईयर कौन है? बेस ईयर है 1912। अब 1912 की जो गोल्ड की वैल्यू है 25.3, वो हमारे पास क्या बन जाएगी? बेस डिवाइडिंग बाय 25.3 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको किस पे डिवाइड करेंगे? 25.3 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको भी 25.3 मल्टीप्लाई बाय 100, 25.3 मल्टीप्लाई बाय 100, 25.3 मल्टीप्लाई बाय 100, 25.3 मल्टीप्लाई बाय 100। वीट की तमाम वैल्यूज़ को 1912 की जो बेस ईयर है उसकी प्राइस पे डिवाइड करेंगे। 17.3 मल्टीप्लाई बाय 100, 17.3 मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ पे 17.3 और मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ पे 17.3 मल्टीप्लाई बाय 100, 17.3 मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ पे 17.3 मल्टीप्लाई बाय 100। कॉटन की तमाम वैल्यूज़ को 1912 की जो कॉटन की वैल्यू है वो बेस है 7.8 मल्टीप्लाई बाय 100, इसी तरह 7.8 मल्टीप्लाई बाय 100, 7.8 मल्टीप्लाई बाय 100, 7.8 मल्टीप्लाई बाय 100, 7.8 मल्टीप्लाई बाय 100, 7.8 मल्टीप्लाई बाय 100।
इससे आगे इसकी कैलकुलेशन आप ख़ुद करें, इसके बाद इसका टोटल मालूम करें, टोटल के बाद मीन मालूम करें, फिर प्रोडक्ट मालूम करें, फिर प्रोडक्ट के बाद ज्योमेट्रिक मीन मालूम करें। ये सारा काम आपने ख़ुद करना है नेक्स्ट लेक्चर तक, और नेक्स्ट लेक्चर को इंशाल्लाह हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। और फिर आप अपने काम को यहाँ बोर्ड पे जो काम किया होगा उसके साथ टैली करें, ताकि आप कंफर्म हो सकें कि आपका काम सही हुआ है या उसमें कोई गलती है। आज के लेक्चर का हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं, उसी दुआ के साथ हस्ब मामूल जो हम दुआ करते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालबात, आप जहाँ पे रहें सदा खुश रहें, सलामत रहें, सेहत वाली ज़िंदगी अल्लाह पाक आपको अता करे और ईमान वाली ज़िंदगी। वालदैन का साया ता हयात कायम रखे, वालदैन का और उस्तादज़ा का इताअत और फरमाबरदारी की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और वक्त आखिर कलमा तैयब जारी फरमा दे। ए हमारे रब, हमारी ज़बानों पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ताकि हमारा ख़ात्मा बिल ईमान हो सके। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।